Hello students, class 8th. I was telling the question and answer की सीरीज चल रही थी. I was telling you the chapter 2 question answer today, trade territories. तो let us start. मैच द फॉलोइंग है. जो दीवानी है, दीवानी का काम क्या था? जैसे कि हमें याद होगा, दीवानी क्या करते थे? राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू. दिस इज द राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू. राइट. टाइगर ऑफ मैसूर, हमें याद होगा टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से टीपू सुल्तान जाने जाते थे. अगर किसी को याद हो, टीपू सुल्तान किसके बेटे थे? हैदर अली के बेटे थे टीपू सुल्तान. मैसूर के शासक थे. मैसूर के शेर के नाम से जाने जाते थे. फौजदारी अदालत, तो जैसा हमने बताया, फौजदारी अदालत क्या करती है? क्रिमिनल कोर्ट. क्रिमिनल कोर्ट जो होते हैं, फौजदारी अदालत को बोलते हैं क्रिमिनल कोर्ट. रानी चेन्नम्मा, रानी चेन्नम्मा कौन थी भाई? रानी चेन्नम्मा ने क्या किया था? लेड एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मूवमेंट चलाया था. जो चित्तौड़ की शासिका थी रानी चेन्नम्मा. सिपाही, सिपाही को क्या बोलते हैं? ब्रिटिशर्स, सिपाही. इस तरीके से हमारे ऑप्शन पूरे होते हैं. काफ़ी इजी थे. आइए बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की ओर. द ब्रिटिश कॉन्कर्स ऑफ बंगाल बिगेन विद द बैटल ऑफ. जो ब्रिटिश थे उन्होंने बंगाल को जीता. किस युद्ध से जीता? कौन सा युद्ध था जिसमें ब्रिटिशर्स ने बंगाल को जीता? अगर आपको याद हो, डैट इज ए प्लासी. प्लासी के युद्ध में, प्लासी की लड़ाई जो हुई थी, याद होगा आपको, 1757. अगला है हैदर अली एंड टीपू सुल्तान. हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो राइट आंसर इज मैसूर. हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे. आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. डलहौजी जो था, अगर हम डलहौजी की बात करें, डलहौजी इम्प्लीमेंट द डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स. लेफ्स क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स. इसके तहत किसी भी राजा की अगर संपत्ति अगर वो बिना उत्तराधिकारी के मर जाता था, तो ब्रिटिशर्स की संपत्ति ले लेते थे. डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स के तहत डलहौजी ने लागू किया था इसे. मराठा किंगडम वॉज लोकेटेड मेनली इन द पार्ट ऑफ वेस्टर्न. इस तरीके से आपके पूरे हो गए फिल इन द ब्लैंक्स. आइए बढ़ते हैं ट्रू फॉल्स की ओर. द मुगल एम्पायर बिकेम स्ट्रॉन्गर इन 18th सेंचुरी. क्या जो मुगल एम्पायर था वो स्ट्रॉन्गर था 18th सेंचुरी में? नहीं बेटा, फॉल्स. मुगल एम्पायर तो 18th सेंचुरी बहुत वीक हो चुका था. बहादुर शाह जफर का, अगर मैं याद होगा, काफ़ी वीक हो चुके थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द ओनली यूरोपियन कंपनी. क्या ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो भारत में आई व्यापार करने के लिए, और कोई नहीं आया? फॉल्स. अरे भाई, फ्रांस आए, डच आए, पुर्तगाली आए, ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी का, यूरोपियन कंपनी का, और भी तो आए. क्या ईस्ट इंडिया कंपनी आई भारत में? महाराजा रणजीत सिंह वो जो रूलर ऑफ पंजाब, क्या महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के रूलर थे? बिल्कुल थे, ट्रू है. द ब्रिटिश डिड नॉट इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन टेरिटरी दे कंकर्ड. क्या ब्रिटिशर्स ने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस कुछ नहीं किए टेरिटरीज में जहाँ उन्होंने जीता था? क्या उन्होंने प्रशासनिक बदलाव नहीं किए वहाँ पर, जिन क्षेत्रों को ब्रिटिशर ने जीता? अरे नहीं, यहाँ पर बहुत सारा विकास किया उन्होंने. फॉल्स. इस तरीके से आपका इसमें केवल सी ऑप्शन ही ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है. आइए लेट अस डिस्कस के तहत पहला क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी टू इंडिया. किन चीज़ों ने, आखिर कौन सी ऐसी चीज़ थी जिससे यूरोपियंस लोगों को भारत में अट्रैक्ट किया, भारत में अट्रैक्ट हुए? तो इसका आंसर होगा, लेट अस स्टार्ट.
हमारा क्वेश्चन था व्हाट अट्रैक्ट यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी, जो यूरोपियन कंपनियां थी व्यापार करने की, कौन सी चीज़ों ने उन्हें अट्रैक्ट किया। तो आंसर लिखेंगे आप, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी वेर अट्रैक्ट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी निम्न कारणों से यह अट्रैक्ट हुई। पहला कारण था चीप एंड फाइन क्वालिटी ऑफ सिल्क एंड कॉटन, सस्ते और अच्छी क्वालिटी के यहाँ सिल्क और कॉटन था। जैसे मैंने बताया इंडिया में यहाँ के जो किसान थे बहुत अच्छी क्वालिटी का सिल्क और कॉटन प्रोड्यूस होता था। यहाँ की अच्छी क्लाइमेट थी, जिनकी यूरोप में, इंग्लैंड देशों में काफ़ी डिमांड थी, उतनी अच्छी क्वालिटी का उनके देशों में नहीं होता था। तो यहाँ के किसान जो थे ज़्यादा उगाते थे, उनका एक्सपोर्ट ज़्यादा होता था। इस चीज़ से यूरोपियन कंपनी यहाँ पर आई, सस्ता और अच्छी क्वालिटी का सिल्क और कॉटन होने के कारण। दूसरा कारण था फॉर स्पाइसेस लाइक पीपर, क्लोव्स, कार्डेमम। और यह मसाले बहुत अच्छे थे, जैसे कि पीपर है, क्लोव्स है, कार्डेमम है, इलायची, लौंग और पीपर जो काली मिर्च इस तरह से हैं, उनके काफ़ी यहाँ पर कई वैरायटी के यहाँ मसाले थे। यूरोपियन देशों में उनकी काफ़ी डिमांड्स थी। तो इन दो कारणों से, एक तो था फाइन और चीप क्वालिटी का सिल्क एंड कॉटन, दूसरा था फॉर स्पाइसेस लाइक पीपर, क्लोव्स, कार्डेमम एटसेट्रा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये कहता है व्हाट वर द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बंगाल एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। वो कौन से एरिया थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के बीच में विवादित थे, कॉन्फ्लिक्ट था, जिसके कारण उन विवादित एरियाज के बारे में बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के बीच में जो बंगाल्स थे वो कॉन्फ्लिक्टिंग थे। तो पहले इसमें लिखेंगे आंसर, एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नवाब, जो नवाब थे जहाँ ये बंगाल के शासक थे, तो नवाब बंगाल के और ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके बीच में जो विवाद था वो था, लिखते हैं एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नवाब ऑफ द बंगाल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। पहला है रिक्वेस्ट टू ग्रांट कंसेशन टू कंपनी। वो क्या चाहते थे, कंपनी को कंसेशन मिले, रिक्वेस्ट टू ग्रांट कंसेशन टू कंपनी। नंबर 2, डिमांड ऑफ लार्ज ट्रिब्यूट फ्रॉम द कंपनी, एक लार्ज ट्रिब्यूट के रूप में फ्रॉम द कंपनी राइट टू ट्रेड, व्यापार करने की परमिशन। ईस्ट इंडिया कंपनी तो चाहती होगी कि उन्हें व्यापार करने की परमिशन मिले, तो डिमांड ऑफ लार्ज ट्रिब्यूट फ्रॉम कंपनी राइट टू ट्रेड। डिनाइल ऑफ राइट टू मिंटिंग कॉइन्स, डिनाइल करना चाहते थे, जो राइट्स थे सिक्कों को मिंटिंग करने के राइट्स, उसको डिनाई करना चाहते थे। डिनाइल ऑफ राइट टू मिंटिंग कॉइन्स। अगला स्टॉपेज ऑफ फोर्टिफिकेशन एक्सपेंशन, जो किला था, फोर्टिफिकेशन, किले के फोर्टिफिकेशन एक्सपेंशन के लिए स्टॉपेज करना चाहते थे, स्टॉपेज ऑफ फोर्टिफिकेशन एक्सपेंशन। और अगला तो पांचवा था अंडरमाइनिंग द अथॉरिटीज ऑफ नवाब, जो अथॉरिटीज थी नवाब की उसको अंडरमाइनिंग करना चाहते थे। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो बंगाल के नवाबों के क्षेत्र थे और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उनके बीच में जो विवादित था, क्यों क्या क्या चाहते थे, कंसेशन चाहते थे कंपनी के लिए, रिक्वेस्ट टू ग्रांट कंसेशन टू कंपनी। डिमांड ऑफ लार्ज ट्रिब्यूट फ्रॉम कंपनी राइट टू ट्रेड, एक लार्ज ट्रिब्यूट चाहते थे फ्रॉम द कंपनी से कि उन्हें राइट टू ट्रेड, व्यापार करने का अधिकार मिले। डिनाइल ऑफ राइट टू मिंटिंग कॉइन्स, स्टॉपेज ऑफ फोर्टिफिकेशन एक्सपेंशन। और अगला अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ नवाब। तो आइए बढ़ते हैं आगे। इसके लिए जो एक्शन लिखा गया कंपनी के द्वारा वो क्या लिया गया, पहला था रिफ्यूजल टू पेमेंट ऑफ टैक्स, जो कंपनियां थी उन्होंने रिफ्यूज कर दिया टैक्स लेने से,
रिफ्यूजल टू पेमेंट ऑफ टैक्स बाय कंपनी, कंपनी के द्वारा टैक्स लेने से रिफ्यूज किया गया। नंबर 2, ट्राइंग टू ह्यूमिलेट द नवाब ऑफिस ऑफिशियल, जो नवाब थे उनको ह्यूमिलेट करने का प्रयास किया गया और उसके जो ऑफिशियल्स थे। बाइंग विलेजेज, गांव खरीद लिए। एंड रिबिल्डिंग ऑफ फोर्ट्स, और दो फोर्ट्स थे, किले थे, उनको दोबारा से रिबिल्ड किया गया। तो ये एक्शन जो थे वो कंपनी के द्वारा किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाउ डिड द एजम्पशन ऑफ दीवानी बेनिफिट द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो दीवानी का एजम्पशन था उससे ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ? तो देखते हैं क्या कहता है आंसर। इन 1765 में द दीवानी राइट टू द कंपनी, जो कंपनी को दीवानी राइट थे, इससे बेनिफिट हुआ कंपनी को। दे कुड कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम जमींदार, अब वो क्या कर सकते थे? दे कुड कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द जमींदार, वो जमींदार से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे और अन्य लोगों से। एंड अदर, दस इट बिगेन टू गेट फाइनेंस, इस तरह से उनको फाइनेंस मिलना शुरू हो गया। टू मीट देयर एक्सपेंडिचर ऑफ बाइंग कॉटन, यानी कि उनको फाइनेंस मिलना शुरू हो गया जो वो कपास और सिल्क खरीदने के लिए यहाँ भारत में किया करते थे, क्योंकि भारत से वो कॉटन और सिल्क बड़ी मात्रा में खरीदते थे यूरोप के देशों में भेजने के लिए। इसके लिए वो क्या करते थे, यहाँ पर लैंडलॉर्डों से और जमींदारों से रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट मिल गया था उन्हें, और जिस कारण से उस रेवेन्यू को वो सिल्क और कॉटन खरीदने में करते थे। बाइंग कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल, मेंटेन ट्रूप्स फोर्ट्स, और जो ट्रूप्स थे, फोर्टों के जो ट्रूप्स थे, सेनाएं थी, उसके मेंटेन करते थे। एंड ऑफिसेस, और भारत में जो उनके ऑफिसेस थे उसको मेंटेन करने में, यानी कि कहीं ना कहीं उनको जो अर्निंग थी उनकी, वो अर्निंग के जो स्रोत थे उनके, वो यही थे। रेवेन्यू जो थे, रेवेन्यू लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था जमींदारों से, उनको डायरेक्ट राइट्स दिए गए हैं टैक्स लेने के, और इन टैक्सों का उपयोग वो यहाँ पर फोर्ट में ट्रूप्स रखने के लिए या अंदर कॉटन सिल्क खरीदने के लिए किया करते थे। ऑफिसर इन द इंडिया, तो इस तरीके से आपको पता चला कि जो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को जो सोर्सेस ऑफ इनकम थे वो क्या थे, और इन पैसों को, इन रेवेन्यू कलेक्शंस को वो किन चीज़ों में खर्च किया करते थे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस, जो सब्सिडरी अलायंस था वो क्या था? तो देखते हैं सब्सिडरी अलायंस क्या था। लॉर्ड वेलीजली के द्वारा लागू किया गया सब्सिडरी अलायंस के बारे में आंसर लिखेंगे। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, ब्रिटिशर्स एज ए सुप्रीम पावर, जो ब्रिटिशर्स थी वो सुप्रीम पावर थी। विच एवर स्टेट वांटेड टू साइन द ट्रीटी, जिसके तहत स्टेटों को, राज्य को वांटेड टू साइन दिस ट्रीटी, इस ट्रीटी को मैं साइन करना था। हैड टू एक्सेप्ट द इंग्लिश एज ए सुप्रीम अथॉरिटी, इस संधि के तहत उन्हें एक्सेप्ट करना था कि जो इंग्लिश थे, अंग्रेज थे, उनके सुप्रीम अथॉरिटी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी बिहेव्ड एज ए गार्जियन ऑफ स्टेट, ईस्ट इंडिया कंपनी इन स्टेटों के गार्जियन के रूप में उन्होंने वो किया, क्योंकि अगर कोई स्टेट उन्हें गार्जियन के रूप में स्वीकार करने को, स्टेट राजी नहीं थे गार्जियन के रूप में मानने को ब्रिटिशर्स को, तो अगर परेशानी के टाइम, मुश्किलों के टाइम उस स्टेट की कोई हेल्प नहीं की जाती थी। जब कोई शत्रु हमला कर देता था इन स्टेटों पर, तो ब्रिटिशर्स के एक गार्जियन के रूप में माने गए। अपॉइंटमेंट ऑफ ए रेसिडेंट, दूसरा ये कहता है जो रेसिडेंट्स थे उनके अपॉइंटमेंट किए गए। अपॉइंटमेंट ऑफ रेसिडेंट, स्टेट केप्ट एन इंग्लिश रेसिडेंट, स्टेटों ने क्या किया? केप्ट रखा एक इंग्लिश रेसिडेंट, एक अंग्रेजी रेसिडेंस रखा स्टेटों ने अपने कोड में। टू चेक द एक्टिविटी ऑफ किंग, जिससे कि राजा की एक्टिविटी पर नज़र रखे सके।
यानी कि उस राज्य में एक अंग्रेजी रेसिडेंस रखी गई उसके दरबारों में राजाओं के, जिसे कि राजा की एक्टिविटीज़ के बारे में ऑब्जर्वेशन मिले उन्हें। अपॉइंटमेंट ऑफ ए रेसिडेंस इस सब्सिडी अलायंस के तहत गार्जियन भी कहलाए वो, और राजाओं को एक इंग्लिश रेसिडेंट भी रखना पड़ा अपने अंडर। और अगला है कीपिंग ऑफ एन इंग्लिश आर्मी। कीपिंग ऑफ एन इंग्लिश आर्मी रखा उन्होंने। इंडियन रूलर वेर नॉट अलाउड टू हैव देयर आर्मी टू प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरवेंशन। जो इंडियन रूलर्स थे उनको अलाउड नहीं था, वेर नॉट अलाउड टू हैव देयर आर्मी, कि वो अपनी आर्मी रखे टू प्रोटेक्ट स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपनी आर्मी नहीं रख सकते थे फ्रॉम किसी भी तरह के एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वेशन से, आक्रमण से। द स्टेट हैड टू नीड एन इंग्लिश आर्मी। जो नवाब थे उन राजाओं को केवल इंग्लिश की आर्मी ही रखनी पड़ती थी, अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी, यानी वो अपनी सेना नहीं रख सकते थे। किसी भी बाहरी और अंदरूनी हमले से बचाव के लिए इन राज्यों को अपनी सेना के बदले ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी और उसका खर्चा खुद करना पड़ता था। स्टेट हैड टू कीप एन इंग्लिश आर्मी, द स्टेट हैड टू बियर फाइनेंशियल बर्डन। और जो फाइनेंशियल बर्डन था, जो वित्तीय भार था, जो भी खर्चा लगता था उस सेना के, उनके कपड़े हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनकी जो सैलरी है, वो सारी व्यवस्था वो एक नवाब को खुद ही करनी पड़ती थी। अब आप खुद देखिए कितनी मुश्किलें थी नवाब के लिए सब्सिडरी अलायंस के तहत, सहायक संधि के तहत। और हर राज्य को इस सहायक संधि में साइन करना था। जो नहीं कर सकता था मुसीबत के टाइम पर, जो ब्रिटिशर्स थे या ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन राज्यों की सेवा नहीं करती थी या हेल्प नहीं करती थी। स्टेट हैड टू फाइनेंशियल बर्डन ऑफ द आर्मी। तो इस तरह से आई होप कि आपने लिखा कि क्या क्या था। ब्रिटिशर्स सुप्रीम पावर थे पहला, दूसरा अपॉइंटमेंट ऑफ ए रेसिडेंट, कीपिंग एन आई एन इंग्लिश आर्मी। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रोटेक्शन बाय द इंग्लिशर्स के द्वारा जो प्रोटेक्शंस मिला, ये कहता है इंग्लिश कंपनी प्रॉमिस्ड टू प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम इट्स एनिमी। इंग्लिश कंपनी ने ये वादा किया राज्यों से कि वो शत्रुओं से राज्यों की मदद करेगी। जो राज्यों में नवाब थे, राजा थे, उनको ये लालच दिया अगर कोई अदर आउटर स्टेट उन पर हमला करता है जो कंपनी के अधीन है, जो सब्सिडरी अलायंस जिन्होंने इस संधि के तहत इस साइन किया है, उसकी वो मदद करेगी। दे आल्सो प्रॉमिस, उन्होंने राज्य से ये भी वादा किया, दे आल्सो प्रॉमिस द स्टेट नॉट टू इंटरफियर इन द इंटरनल अफेयर ऑफ स्टेट। वो राज्य के किसी भी अंदरूनी मामले पर, इसलिए तो राजा और नवाब जो थे किसानों से मनमाने टैक्स ले लिया करते थे, रेवेन्यू लेते थे, जिससे किसान जो लोग थे काफ़ी परेशान हो जाते थे। किसानों की भूमि छीन ली जाती थी, उन पर अत्याचार किए जाते थे। तो इंग्लिश इंडिया कंपनी ने ये कह दिया कि वो नॉट टू इंटरफियर इन द इंटरनल अफेयर ऑफ स्टेट, एक राज्य के इंटरनल मैटर पर वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। एंड दिस वाज अ प्रॉमिस टू सेल्डम केप्ट, और ऐसा किया गया। इन व्हाट वे वाज द, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन व्हाट वे वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंडियन रूलर। किस तरह से जो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन था वो इंडियन रूलर्स के, जो नवाब थे, उनके रूलर से अलग था। कंपनी का भी एडमिनिस्ट्रेशन था और इंडियन रूलर का भी एडमिनिस्ट्रेशन था। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या थी, तो आप एक लाइन डालेंगे। तो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट वर डिवाइडेड इनटू प्रेसिडेंसी, जैसे कलकत्ता है, मद्रास है, मुंबई है, यहाँ प्रेसिडेंसी हुआ करती थी ब्रिटिशर्स की। इनमें डिवाइडेड था यहाँ का प्रशासन, बंगाल प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। और इंडियन रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में 4 पार्ट थे हर साम्राज्य के। डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ था, फिर परगना में था, फिर तहसील थे और फिर गांव थे वहाँ पर। यानी 4 भागों में डिस्ट्रिक्ट, जिला भी था, परगना होता था, तहसील होता था और विलेज हो, और इतने जगहों पर लोग भी अपॉइंट करने पड़ते थे। और यहाँ ऐसा नहीं था। मुंबई प्रेसिडेंसी में मुंबई को में एक गवर्नर अपॉइंट होता था, ऐसे बंगाल में होता था एक अपॉइंट, ऐसे ही मद्रास में होता था। तो 3 ही प्रेसिडेंसी तो हुई। यहाँ की तरह यहाँ 4 पार्ट में विभाजित था साम्राज्य। दूसरा 3 प्रेसिडेंसी जो थी यहाँ पर
मैंने बताया प्रेसिडेंसी में डिवाइडेड थी, तो प्रेसिडेंसी कौन थी? बंगाल, मद्रास और मुंबई। ठीक हो गया। और जब यहाँ पर जो 4 पार्ट थे किंगडम के, कंट्रोल बाय जमींदार, तो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता था ये जो पार्ट थे? जमींदार एंड पीजेंस, जमींदारों और पीजेंस के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। नेक्स्ट है ईच प्रेसिडेंसी रूल बाय द गवर्नर एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। हर प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर होता था, जैसे मुंबई का गवर्नर, कलकत्ता का गवर्नर और मद्रास का गवर्नर, क्योंकि प्रेसिडेंसी 3 थी। या जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता था उसके द्वारा। और जो इंडियन रूलर एडमिनिस्ट्रेशन, किंग द सुप्रीम हेड, राजा ही सुप्रीम हेड होता था, क्योंकि मैंने बताया राजा होता था वही साम्राज्य में। और जो डिस्ट्रिक्ट परगना थे उसमें जमींदारों और पीजेंस के द्वारा, जो रिच पीजेंस थे उनके द्वारा रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था और राजा के कोष में डाल दिया जाता था। तो आपको ये पता चला बेटा कि राजा का और एक कंपनी का जो प्रशासन था उसमें कितना ज़्यादा अंतर दिखने को मिलता है। तो इन दिस वे आई होप यू आर गोइंग टू राइट द आंसर्स while I am dictating the explanation of the questions. If you are writing in the copy, this is good, that if you are continuously writing, that your writing may be improved. You may remember these points for a long time for your exams also. तो इन दिस वे आपका एक टेस्ट भी होगा ऑनलाइन, तो बी रेडी फॉर द ऑनलाइन टेस्ट very soon within this week. So if you are writing and if you are keeping this fact in your mind, then you are able to give the answer of all the questions which are coming in the question paper. Thank you for joining me.